गया। सभी प्रदेशों में अलग अलग रिवाज के साथ इसे मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री लोगों की खुशहाली के लिए प्रत्येक साल गोवर्धन पूजा के मौके पर कोड़े की पिटाई सहते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर सबकी मंगल कामना के लिए दुर्ग जिले के ग्राम जंजगिरी कुम्हारी में सांटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमेशा की तरह इस बार भी आज दुर्ग जिले के ग्राम जंजगिरी कुम्हारी पहुंचकर सबकी मंगल कामना के लिए सांटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। ये सुंदर परंपरा सबकी खुशहाली के लिए मनाई जाती है। हालांकि इस साल एक बदलाव भी देखा गया है। पहले प्रत्येक साल गांव के बुजुर्ग भरोसा ठाकुर कोड़ों से यह प्रहार करते थे, लेकिन इस बार उनके निधन के कारण ये परंपरा उनके बेटे वीरेंद्र ठाकुर ने निभाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस बात का दुख है कि इस बार भरोसा ठाकुर हमारे बीच नहीं है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली कोरोना काल में आई है, हमेशा मास्क पहने रहें, हाथ साबुन से धोएं तथा फिजिकल दूरी का पालन करें। उज्जैन में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेला गया है। तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, दिल दहल गया। मन्नत पूरी करने और गांव की खुशहाली के लिए गांव की सैकड़ों गाय इंसान के ऊपर से निकली। तस्वीरें देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हिंदुस्तान ने आज वैज्ञानिक तरक्की के जरिए भले ही दुनिया भर में अपनी मजबूत पहचान बना ली हो, लेकिन 21वीं सदी में जी रहे भारत में आज भी परंपरा और आस्था का बोलबाला है। आस्था और परंपरा की कदी पार हो जाए तो आस्था और अंधविश्वास में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उज्जैन के गांव में सदियों से चली आ रही एक परंपरा लोगों के न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देती है, बल्कि देखने वालों के दिल भी दहल जाते हैं। 4000 की आबादी वाले भीड़ावत गांव में कई लोग मन्नतें लेकर सैकड़ों गायों के पैरों तले रुंधने के लिए लेट जाते हैं। कुछ ही पलों में सैकड़ों गायें जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से गुजर जाती हैं। इस मंजर को देखने के लिए हर साल इस गांव में हजारों लोग जमा होते हैं। गांव में ये परंपरा बरसों पहले से शुरू हुई, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इस गांव के जो लोग माता भवानी के मंदिर में मन्नत मांगते हैं, उनको दिवाली से 5 दिन पहले 11 के दिन से ही अपने घर छोड़कर मंदिर में ही रहना पड़ता है। प्रदेश में जहां सरकार एक तरफ विकास कार्यों को लेकर सजग है, तो दूसरी तरफ ग्राम में किए जा रहे विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। सरकारी विकास कार्य में खुद उनके ही कर्मचारी पलीता लगा रखे हैं। ऐसे में लाखों रुपए के विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट जरूर चढ़ जाते हैं। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज जनपद पंचायत अंतर्गत वासुदेव गांव में सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। निर्माण के दौरान ही ये दीवार भरभरा कर गिर गई। स्कूल के चारों तरफ ग्राउंड में बाउंड्री वॉल के लिए क्षेत्र के विधायक और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 40 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिसमें से ग्राम पंचायत द्वारा 15 लाख की लागत से बनाई गई बाउंड्री वॉल ढह गई। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि बाउंड्री वॉल का निर्माण घटिया सामग्री के साथ किया गया, जिससे बाउंड्री वॉल गिर गई। जनपद सीईओ का कहना है कि इसकी जांच करेंगे, दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ विकास के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर भी सामने आती है, जिन्हें काम की जिम्मेदारी दी जाती है वही करप्ट निकलते हैं। इंदौर में पेट्रोल पंप के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई। पेट्रोल पंप से लगे हुए गोदाम में आग लगने के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी घबराकर भाग निकले। इसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी और तत्काल आग पर काबू पाकर आग को पंप तक नहीं पहुंचने दिया। आग के कारण कुछ देर के लिए पलसीकर से सपना संगीता तक की ओर जाने वाले मार्ग को भी बंद करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के पास एक टेंट गोदाम है। आग इसी में रखे हुए कपड़ों के सामान में लगी थी। कपड़े का और डेकोरेशन का सामान अधिक होने के कारण आग ने तेजी से गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे कि लपटें बाहर आने लगी तो इलाके में हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप बिल्कुल नजदीक होने के कारण इलाके के रहवासी दहशत में आ गए। कुछ रहवासी तो डर के मारे बिल्डिंगों से बाहर निकलकर सड़कों पर उतर आए, लेकिन मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने तत्काल डीसीपी पाउडर और फोम से आग पर काबू पा लिया। मंडला में दीपावली की रात नैनपुर में सब्जी दुकानों में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अचानक लगी आग से दहशत में आ गए।
दरअसल जानकारी के अनुसार रात के 1 बजे के लगभग किसी दिए से एक दुकान में आग लगी, जिसे पास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते करीब आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों ने आग पकड़ ली और सभी दुकानें जलकर राख हो गई। पुलिस ने बताया कि बुधवारी बाजार में सब्जी बाजार भरता है। यहाँ पर सड़क किनारे बांस बल्ली लगाकर दुकान लगाई गई है, जिसमें सब्जी रखकर बेची जाती है। इन्हीं दुकानों में आग लगी और बांस बल्ली होने की वजह से तेजी से फैल गई। इनके नजदीक ही थोक की पक्की दुकानें भी हैं। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी उसके नजदीक ही नगरपालिका कार्यालय नैनपुर भी है। आग की खबर पाते ही तत्काल दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, इसे फैलने से रोक दिया गया, वरना आग अगर फैल जाती तो फिर बड़ी क्षति से इनकार नहीं किया जा सकता। खरगोन जिले के टाडा बरूड में दीपावली की रात एक मेडिकल स्टोर की ऊपरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। घर में रखा कपास और घरेलू सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हालांकि राहत बस ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ऊपरी मंजिल पर फंसी महिला को ग्रामीणों ने गैलरी से रेस्क्यू कर नीचे उतारा। फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। इधर रायसेन के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में देर रात आग लगने से बैंक में लगे कंप्यूटर और रिकॉर्ड पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को लगी, आनन फानन में बेगमगंज से अतिरिक्त दमकल अमला बुलवाकर आग पर काबू पाया गया। राजधानी रायपुर में उरला के सरोरा स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उरला इंडस्ट्रियल एरिया के सरोरा में सन्नी प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी थी। प्लास्टिक की फैक्ट्री होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और आगजनी के कारण 2 मंजिला इमारत ढह गई। राहत की बात यह रही कि दमकल कर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि दीपावली होने के कारण फैक्ट्री के मालिक के साथ ही कर्मचारियों ने पूजा पाठ की। इसके बाद सभी दियों को बुझने के बाद वे ठीक तरह से देखने के बाद फैक्ट्री से निकले थे। उसके बाद अचानक फैक्ट्री में ही आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए दमकल के 15 वाहनों ने रात भर मशक्कत की। सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया गया। आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि दुकानदार अवैध तरीके से पेट्रोल बेचता था और दुकान में पेट्रोल भी रखा हुआ था, जो आग लगने की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। राजधानी में क्राइम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और बदमाश पुलिस की नाक के नीचे लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच का एक और मामला सामने आया है। रायपुर के दरसीवा इलाके में एक दंपत्ति से लूट की वारदात हुई। 2 लुटेरों ने नकद, जेवरात और मोबाइल सहित 3.5 लाख रुपए से अधिक का सामान लूट लिया। मोमिनपारा के रहने वाले राजेश कश्यप अपनी पत्नी के साथ दरसीवा जा रहे थे। इसी दौरान दरसीवा में हॉस्पिटल के पास बाइक सवार 2 युवकों ने इनके स्कूटर को पैर से मारकर गिराने की कोशिश की और जैसे कि स्कूटर लड़खड़ाया, एक आरोपी ने राजेश कश्यप की पत्नी के हाथ से बैग छीनकर फरार हो गया। बैग में सोने चांदी के जेवरात, नकद 20,000 रुपये और मोबाइल फोन था। राजधानी में कभी हत्या, कभी चाकूबाजी तो कभी लूट जैसी वारदातों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। हालांकि क्राइम पर विराम लगाने के दावे तो हो रहे हैं, पुलिस इस मामले में भी बदमाशों से पीछे चल रही है। बेमेतरा के साजा में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि साजा के अतरझोला गांव के पास बैंक से पैसे निकाल कर जा रखे एक दंपत्ति के साथ बाइक सवार 2 युवकों ने 33,000 रुपये नकदी समेत जेवर लूट कर फरार हो गए। बता दें कि इससे पहले भी साजा थाना के तहत लूट की कई वारदातें हो चुकी हैं, जिनके आरोपी अब तक फरार हैं। लिहाजा पुलिस इस बार गंभीरता के साथ जांच में जुटी हुई है। पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। बैंक से पैसा ऐसे निकाल के जा रहे थे तो लौटते समय उसको एक बाइक वाला जो था पल्सर में थे 2 लड़के, तो बीच रास्ते में अतरझोला के पास रोक के और उससे जबरदस्ती करके रोके और रोक के उससे लूट लिए हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए अपराधी और असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। बैंक, बाजारों सहित सार्वजनिक स्थानों पर लूटपाट के लिए शिकार तलाशते रहते हैं। इन पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि त्योहारी सीजन में लूटपाट की घटना होने से क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं।
मुंगेली के होनहार छात्र स्वप्निल सोनी को मिली बड़ी उपलब्धि से मुंगेली जिले के लिए बड़ी गौरव की बात है। अहमदाबाद के एनआईटी के स्टूडेंट स्वप्निल सोनी ने 20 रुपये के सिक्के का डिजाइन किया है और स्वप्निल के ही डिजाइन किए हुए सिक्के का सिलेक्शन किया गया और आज मार्केट में ये सिक्का चलने भी लगा है, जिसे देखकर सभी को बेहद खुशी हुई है। दिवाली की छुट्टियों में अपने घर मुंगेली आए स्वप्निल ने बताया कि मुंगेली से निकलकर इस बड़ी उपलब्धि तक का सफर कैसे रहा और जब आज सफलता मिली और खुद से डिजाइन किया गया सिक्का सेलेक्ट हुआ और बाजार में दिखाई भी दिया तो खुशी कई गुना और बढ़ गई। इस बड़ी उपलब्धि पर केवल परिजन की नहीं बल्कि मुंगेली जिले के सभी लोग इस होनहार छात्र पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि लाल ने कमाल कर दिखाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SPMCIL के द्वारा ये 20 रुपए का सिक्का डिजाइन करने का प्रोजेक्ट आया हुआ था। जी, तो दरअसल एक तरह से कंपटीशन जैसे भी आया हुआ था हमारे कॉलेज में, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनआईडियंस के लिए ही था। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे पार्टिसिपेट किया था। इसके लिए बहुत सारी डिजाइनें बनी हुई थी, जिसमें से फिर मुझे प्रथम और मेरे दोस्तों को फिर द्वितीय और तृतीय का स्थान हुआ था। स्वप्निल की इस उपलब्धि ने दिखा दिया कि प्रतिभा बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि मुंगेली जैसे कस्बों और गांव में भी निकलती है। स्वप्निल की इस उपलब्धि ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया, जिस पर सभी को बहुत गर्व है। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर मेहनत से उन सपनों को पूरा करते हैं। इसी प्रकार मेहनत से अपने सपनों को साकार किया है कोंडागांव जिले के ग्राम कराटी आलावाड़ा के किसान परिवार में जन्मे बालचंद नेताम ने। नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा करके, मगर मेरे मास्टर के वजह से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं सोचा था कि 10 साल में काम सीख जाऊँ, उसके बाद अपना दुकान धीरे से स्टार्ट करूँ। 7 साल में मैं काम सीख लिया। उसके बाद संतू सरजू साहू के पास 2 साल किया। उसके बाद 2010 में मैं अपना दुकान छोटा सा पेटी लेके अपना काम स्टार्ट किया। अभी मेरे पास 6 लड़के हैं, मेरे भाई के साथ 7 जन। जी हाँ, बालचंद कभी दूसरों के दुकानों में नौकरी करते थे, लेकिन वो खुद लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बालचंद नेताम 5वीं पढ़ने के बाद कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर रोजगार तलाशने के लिए अपने घर से शहर चले गए, जहां साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर काम किया। 10 साल बाद खुद की शॉप ओपन कर दी। अब आलम यह है कि बालचंद ने दूसरे 7 लोगों को रोजगार दिया है। अब बालचंद की ख्वाहिश है कि वो अपना एक शोरूम खोले। अमावस्या यानी दीपोत्सव की रात में दिवाली के गीत गाकर जागरण में जुटी अहीरों की ये टोली घरों को जगाने के अपने पारंपरिक काम को अंजाम देने में जुटी है। रीवा रियासत में आने वाले इस इलाके में दीपावली के मौके पर अहीरों द्वारा घरों को जगाने का ये सिलसिला सालों पुराना है, जिसे आज भी बखूबी मनाया जाता है। अहीरों की टोली दिवाली जागरण के इस काम के लिए पहले तो जंगलों से 7 प्रकार के दुर्लभ औषधि जड़ी बूटियों की खोज कर उससे चाहूर तैयार करती है। बाद में विधि विधान से पूजा पाठ कर पारंपरिक डंडे में बांधकर घर घर जागरण में निकल जाते हैं। मान्यता है कि इससे न सिर्फ घरों की बुराई और रोग व्याधि दूर होती है, बल्कि धन देवी लक्ष्मी भी इससे खुश होती है। उमरिया में अहीरों के द्वारा घरों को जगाने की इस परंपरा पर लोगों का अटूट विश्वास है। यही वजह है कि लोग तमाम रात न सिर्फ अहीरों की टोली का इंतजार करते हैं, बल्कि उन्हें बख्शिश में अनाज और पैसा भी देते हैं। हालांकि इस परंपरा को लेकर मान्यताओं में मतभेद जरूर है, बावजूद इसके श्रद्धा में कोई कमी नहीं। गौरतलब है कि विंध्य क्षेत्र के हिंदू संप्रदाय में अहीरों के द्वारा घरों को जगाने की सदियों से कायम परंपरा दिवाली से शुरू होकर देवउठनी एकादशी को समाप्त होती है, जिसमें लोक कल्याण के साथ ही पशुओं के प्रेम और संरक्षण का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के पड़वा पर पाड़ा दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में शहर के 2 पाड़े भीमा और सिंघम के बीच जमकर मुकाबला हुआ और काफी देर तक दोनों ही पाड़ों के बीच में मुकाबला चलता रहा, जिसमें कभी भीमा सिंघम पर भारी पड़ रहा था तो कभी सिंघम भीमा को हराने की कोशिश कर रहा था। काफी देर के बाद इस दंगल में आखिर जीत भीमा की हुई और सिंघम को हार का सामना करना पड़ा। विशेष ये है कि पड़वा का महत्व हम इसी तरह मनाते हैं और सब भाई लोग खूब मिलनसार हो जाती है। उसके बाद सब आनंद मौज मस्ती में कार्यक्रम रखते हैं दीपावली का।
और पड़वा पे हम बहुत अच्छी तरह से सबका मिलन जुलन हो जाता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने जानवर लेके आते हैं। पूरे साल सभी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए पड़वा के दिन पाड़ा दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज का हर शख्स इस आयोजन में पहुंचता है, जहां सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है, क्योंकि ये परंपरा पूर्वजों के समय से पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बुंदेलखंड में राई और दीवारी नाचने की परंपरा किसी से छिपी नहीं है। बदलते वक्त के साथ साथ भले ही राई में अश्लीलता आ गई हो, लेकिन बुंदेलखंड की दीवारी की तो बात ही अलग है। दिवाली के दूसरे दिन बुंदेलखंड के पन्ना जिले में हजारों यदुवंशी हाथों में मोर पंख लिए नाचते गाते झूमते नजर आते हैं। पन्ना के प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर में ये कृष्ण के बाल सखा झूमकर नाचकर अपना त्योहार मना रहे हैं और कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने गायों और भैंसों का दोहन तक नहीं करते और उन्हें भी कृष्ण की भक्ति में लीन कर देते हैं। ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। जुगल किशोर जी के मतलब द्वापर युग से चलता है ये प्रोग्राम। द्वापर युग में जुगल किशोर जी ने अपने सखाओं के साथ यह प्रोग्राम मतलब किया था। इसके बाद से ये परपाटी चल रही है। उस समय से सभी ग्वाल वाल लोग गौ का रूप धारण करते हैं और पूरे दिन दिवारी के उसमें दिवारी नाचते हैं। इसमें एक सखियाँ भी होती हैं, सखियों का भी रूप लेते हैं और साथ में दिवारी नचने वाले दिवारिया बोलते हैं। ये पूरे बुंदेलखंड का एक विशाल प्रोग्राम है। पूरे देश में कोरोना चल रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, जिसका त्योहारों पर भी असर पड़ा है। लेकिन बुंदेलखंड के पन्ना जिले में इस त्योहार की अनूठी ही छटा देखने को मिल रही है। द्वापर युग से चली आ रही दीवारी नाचने की परंपरा आज भी जीवित है और यही कारण है कि हाथ में मोर पंख लिए कृष्ण के बाल सखा कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए हैं। ये तस्वीर राम की तपोभूमि चित्रकूट की है, जहां भक्त भगवान की भक्ति में लीन हैं। हाथों में मोर का पंख लिए दीवारी नृत्य किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की टोली इस नृत्य में शामिल हुई। राम की तपोभूमि चित्रकूट में दीपावली मेले के आखिरी दिन भी भारी भीड़ उमड़ी। हजारों की तादाद में राम भक्तों ने दीपदान कर कामदागिरी की परिक्रमा की। गोवर्धन पूजा पर श्री कृष्ण के उपासक टोलियों में दीवारी नृत्य करते पहुँचे। मोर पंख लिए मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन करते लठमार दिवाली नृत्य की प्रस्तुति की गई। चित्रकूट में रंग बिरंगी पोशाकों से दिवाली नृत्य और गौदान का सिलसिला चलता आ रहा है। बुंदेलखंड में दीपावली के दूसरे दिन मोनिया बनने की परंपरा आज भी चली आ रही है। ग्रामीण भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर मोनिया बनते हैं। ऐसी ही परंपरा सागर जिले के रहली के इमलिया गांव में आज भी परंपरागत तरीके से चली आ रही है। यहाँ पर गांव के लोग मोनिया का रूप धारण करते हैं। मोनिया गांव के देवस्थान पर पूजन करने के बाद 12 गांव की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं और शाम को 5 बजे तक उसी देवस्थान पर वापस आकर परिक्रमा समाप्त करते हैं। मोनिया बनने के बाद ये मौन धारण कर लेते हैं। ना ही रास्ते में कहीं बैठते हैं और ना ही कुछ खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक 12 गांव की परिक्रमा पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कहीं रुकते भी नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण बने इसलिए हमारे ये रूप धारण किया। कितने गांव जाते हैं? हम लोग 12 गांव जाते हैं। मुँह नहीं बोलते? नहीं, कहीं मुँह नहीं बोलते, कहीं ना जल ना पान कुछ नहीं, सिर्फ पैदल जाते हैं, पैदल ही आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ग्वाल बनकर गाय चराई थी, तो वैसे ही मोनिया भगवान कृष्ण का रूप धारण करते हैं और 12 गांव की परिक्रमा शुरू करने से पहले ये बछड़े के नीचे से निकलते हैं और मौन धारण कर अपने 12 गांव की परिक्रमा शुरू करते हैं। गुजरात के वडोदरा में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों ने अस्पताल में ही डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों के बीच दिवाली मनाई। वडोदरा के गायकवाड़ अस्पताल में कोरोना वार्ड में भी दिवाली मनाई गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीज चिकित्सा कर्मियों के साथ झूमकर दिवाली मनाते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण ये लोग अपने घर, अपने परिजनों से दूर SSG अस्पताल में उपचार करा रहे हैं।
दिवाली के मौके पर घर से दूर रहने के कारण मायूसी लाजमी है। इनकी मायूसी और निराशा पल भर में दूर हो गई और इनके मायूस चेहरे पर तब मुस्कान आ गई जब अस्पताल के चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी पहुंच गए और उनके साथ दिवाली मनाकर इस बार का त्योहार खास बना दिया। यूं तो पिता की मौत के बाद पगड़ी बांधने की रस्म पुत्र अदा करते हैं। पगड़ी बांधने का मतलब होता है अब परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, वही परिवार के मुखिया होंगे। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब पीढ़ियों से चली आ रही पुरातन परंपराओं में भी बड़ा बदलाव आने लगा है। ये तस्वीर भी उसी बदलाव की निशानी है। ब्यावर में पिता की मौत के बाद समाज ने पुत्री के सिर पर पगड़ी बांधकर परिवार की जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि यहाँ के प्रताप नगर इलाके में 68 साल के ओम प्रकाश कारकवाल का निधन हो गया था। ईंट का कारोबार करने वाले ओम प्रकाश का बेटा भी नहीं था। वे अपनी चारों बेटियों को ही बेटों के समान समझते थे। सीमा, ऋतु, पूनम और हर्षा ने भी अपने पिता को पुत्र की कमी खलने नहीं दी। पिता की मौत के बाद पुत्रियों ने ही उनके अंतिम संस्कार की रस्म निभाई। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालने का दायित्व तो सौंपे जाने की रस्म के रूप में बांधे जाने वाली पगड़ी भी सीमा गारवाल ने अपने सिर पर बांधी। सीमा के इस हौसले और समाज की इस पहल की अब पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। जब सोने के इतने जेवरात अचानक किसी को मिल जाएं, तो ईमान उसका क्यों ना डगमगाए, और वो भी धनतेरस के दिन। लेकिन सीकर में एक ऑटो चालक का सोने के इन जेवरात को देखकर जरा भी मन नहीं डोला। अटल रहा ईमानदारी पर, और जिसकी अमानत थी उसको मिल जाए, इसलिए इन सोने के जेवरात के साथ पुलिस के पास पहुंच गया। गिरजा जी ने, उस वक्त राब्ते ने इंदिरा देवी को टेलीफोन से कॉल किया। वो आए, अपने गहने की शिनाख्त की, जो करीब 8 लाख रुपए की कीमत का सोने का था, जिसको सुपुर्द किया गया है। टैक्सी चालक ने बड़ी ईमानदारी पूर्वक। सीकर में एक ऑटो चालक ने 8 लाख रुपए के गहने लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है, और अपनी अमानत को वापस पाकर इंदिरा देवी की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। बेटी कल्याण सर्किल पूड़िया के पास उतरी, वहाँ मेरा भूलवंश कहीं बैग रह गया। टैक्सी चालक ने अपनी ईमानदारी से पुलिस चौकी पहुँचाया, उसमें वहाँ से मेरा सामान वापस मिला। जापान में एक शहर में जंगली भालुओं के आतंक से निपटने के लिए प्रशासन ने बिल्कुल हट के तरीका अपनाया। वहां भेड़िए की शक्ल वाले 2 रोबोट तैनात कर दिए गए, ताकि उन्हें देखकर जंगली भालू इलाके में घुसने की हिम्मत ही ना कर सके। क्योंकि ये रोबोट लगते ही इतने खतरनाक हैं कि इन्हें देखकर जानवर तो क्या, एक बार को इंसान भी डर जाए। रोबोट बिल्कुल असली भेड़िए जैसे ही दिखें, इसलिए इन्हें बनाया ही इस तरह गया है कि ये अपना सिर घुमा सकते हैं। इनकी आंखें भी किसी शैतान की तरह बिल्कुल सुर्ख नजर आई। उस पर भी उनसे लाइट निकलती दिखी। ये रोबोट दिखने में तो भयानक हैं ही, ये 60 अलग अलग तरह की डरावनी आवाजें भी निकालते हैं। सामने आई तस्वीरों में भेड़िए की तरह दिखने वाले रोबोट्स का यह आइडिया काम करता भी नजर आया। एक भालू जंगल से रिहायशी इलाके की तरफ आ रहा था, लेकिन रोबोट को देखते ही उसके पसीने छूट गए। वो भाग खड़ा हुआ। कई दूसरे जानवरों का भी बिल्कुल यही हाल नजर आया। वैसे तो अपनी फसल को चिड़ियों से बचाने के लिए किसान डरावने पुतले खेतों में लगाते हैं, लेकिन इंसानों को भालुओं से बचाने के लिए भेड़िए जैसे रोबोट का इस्तेमाल करने का मामला शायद पहला है। प्रशासन का दावा है कि ये रोबोट काफी मददगार भी साबित हुए हैं, क्योंकि जब से ये काम पर लगाए गए हैं, तब से किसी भालू ने वहां लोगों पर हमला नहीं किया है।